1964 का ये चक्रवात इतना भयानक क्यों था? क्या कोई प्राकृतिक संकेत था? 1964 दिसंबर 23 या 24 दिसंबर को अचानक ये डिप्रेशन बनना शुरू किया। और हम लोग के पास नहीं था, हम लोग किसी दूसरे देशों पर निर्भर होते थे। ये काफी तेज रूप ले लिया और आप इसी समान लगाइए कि 230 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा जो है बहने लगी। धनुषकोटी जो बहुत प्रसिद्ध है, माना जाता है कि राम जी ने वहां से बनाया राम सेतु लंका पर जाने के लिए, वहां से 24 किलोमीटर माना जाता है। जो चिटियाई था उन्होंने कहा कि आप लोग सभी कोई अपना खिड़की खोल दीजिए, क्योंकि जो हवा आ रही है ना वो क्रॉस कर जाए, मैंने उससे ट्रेन हिले नहीं। और धीरे धीरे ट्रेन चल रही, तो एक भय था हम लोग के अंदर भी। सारे जितने वहां पर थे, दुकान, पोस्ट ऑफिस, चर्च, मंदिर, सब खत्म हो गए और वो ट्रेन भी चली गई समुद्र के अंदर। 150 से लोग ऊपर लोग मारे गए और शाम 4 बजते बजते वो जगह छोड़ देना है, कहा भी डिक्लेयर कर दिया। अब क्या, वो प्रकृति का तांडव था। मनुष्य को, हमको अपने औकात दिखाने के लिए कहाँ जाते थे भाग के। अब देखे होंगे फिल्म में, मंदिर में, चाहे मस्जिद में, चाहे गिरजाघर में छुपते थे। नेचर बहुत बड़ा वाटर ऑडिट करता है, हम सब लोगों को कहना चाहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरती और आप सुन रहे हैं अर्थ इकोज पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं उस जगह की कहानी की जो कभी जिंदा थी। एक रात समंदर ने उसे पूरी तरह निगल लिया, धनुषकोडी। ये कहानी सिर्फ एक शहर के डूबने की नहीं है, यह कहानी उस अहंकार की है जब इंसान प्रकृति के सामने दिखाता है। आज हमारे साथ हैं झारखंड के जाने माने पर्यावरण विशेषज्ञ डॉक्टर नीतीश प्रियदर्शी सर, जिन्हें आपने कई बार देखा भी होगा और सुना भी होगा। झारखंड की मिट्टी, जल, जंगल, जमीन, मौसम के बारे में इनसे बेहतर शायद ही कोई बताता हो। सर, स्वागत है आज के हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सर, सबसे पहले हमें ये बताइए कि धनुषकोडी की कहानी तो सबने सुनी है, देखी भी है, शायद किसी को पता भी नहीं है। सर, उस रात ऐसा क्या हुआ, इसे आप हमें संक्षेप में बताइए। देखिए, क्या हुआ था कि साइक्लोन तो आता ही है, अक्सर आता है, हरिकेन, ट्विस्टर, बाहर के कंट्रीज में, भारत में साइक्लोन हमेशा आता रहता है। दिक्कत उस दिन क्या हुआ था कि हमारे जो हिंद महासागर जहाँ ये है और बे ऑफ बंगाल के कंजर जहाँ द्वीप बसा हुआ है, रामेश्वरम जहाँ लोग जाते हैं, तो वो एरिया है हमारा डिस्टर्बिंग जोन। हुआ क्या, उस रात 1964 दिसंबर 23 या 24 दिसंबर को अचानक ये डिप्रेशन बनना शुरू किया। और उस वक्त इतना हमारा जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो इक्विपमेंट्स होता था, सैटेलाइट होता था, वो नहीं था एक्टिव, मैंने उस तरह का वो एक्सपर्ट हम लोग के पास नहीं था, हम लोग किसी दूसरे देशों पर निर्भर होते थे। ये तेजी से बनना शुरू किया और रात होते होते ये काफी तेज रूप ले लिया और आप इसी समान लगाइए कि 230 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा जो है बहने लगी तेज के साथ। 7 से 8 मीटर समुद्री लहरें उठने लगी। क्या भयावह स्थिति रही होगी रात को। और वो आके धनुषकोटी जो बहुत प्रसिद्ध है, माना जाता है कि राम जी ने वहां से बनाया राम सेतु लंका पर जाने के लिए, वहां से 24 किलोमीटर माना जाता है। और ये उसी वेग से ये टकराया और उसी समय जो प्रसिद्ध पंबन ब्रिज है जहां से रामेश्वरम हम लोग जाते हैं ट्रेन से, वो ट्रेन भी आ रही थी जिसमें 150 से वो ट्रेन, उस हवा की जो गति थी वो ट्रेन को भी बहा ले गई समुद्र में गिरा के। सर, वो जो ट्रेन आ रही थी उस ट्रेन का नाम क्या था? अब याद नहीं आता क्या उसको, मैंने मेल क्या ट्रेन कहते थे हम लोग, कुछ अब याद नहीं है, लेकिन कुछ नाम था उसका उस ट्रेन का, जिसके हम लोग आते थे जाते थे रामेश्वरम वगैरह। क्योंकि उस ट्रेन से मैं भी एक बार गया था रामेश्वरम। जब हम पुल के ऊपर पहुंचे थे तो जो चिटियाई था उन्होंने कहा कि आप लोग सभी कोई अपना खिड़की खोल दीजिए, क्योंकि जो हवा आ रही है ना वो क्रॉस कर जाए, मैंने उससे ट्रेन हिले नहीं। और धीरे धीरे ट्रेन चल रही, तो एक भय था हम लोग के अंदर भी। ये बात हो रही आज से मैं 1984 की। तो एक भय हम लोग में था, उस वक्त पुल वगैरह नहीं खुलता था, अब तो ब्रिज भी खुल जाता है, अब तो बहुत हाईटेक हो गया है। तो वहां पे वो टकराया और सारे जितने वहां पर थे, दुकान, पोस्ट ऑफिस, चर्च, मंदिर, सब खत्म हो गए और वो ट्रेन भी चली गई समुद्र के अंदर। 150 से लोग ऊपर लोग मारे गए। ये स्थिति देखते हुए, वो स्थिति बहुत भयावह थे। आज भी जो लोग जाते हैं ना वहां धनुषकोटी, जो लोग हमको बताए, मैंने अभी डाला वीडियो उस पर, कि हम लोग भी गए थे और शाम 4 बजते बजते वो जगह छोड़ देना है, वहां नहीं ठहरने देते हैं।
क्योंकि कहते हैं कि अगर नहीं लौटिएगा तो रात भर यहीं रह जाइएगा, क्योंकि वो समुद्र जो सड़क है ना उसको अपने भीतर ले लेती है। अब बहुत चीज हाँ, और वहाँ पे मना भी किया जाता है कि आपको समुद्र में नहीं जाना है, पानी नहीं छूना है, नहीं छूना है। और बाद में तो जैसा सुनने में आया कि वो हॉन्टेड भी डिक्लेयर कर दिया गया, भुतहा भी डिक्लेयर कर दिया। अब क्या गवर्नमेंट का अभी क्या स्थिति नहीं पता, लेकिन अभी भी जो लोग गए हैं वहां पर, जो भी कल भी हमको आज लोग फोन करके बताया कि आज भी वहां खंडहर है, हम लोगों को उसी को दिखाया गया और बहुत इरी फीलिंग आ रहा था देख के, बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। लोग डरते हैं अभी भी बहुत लोग उस जगह घूमने से। तो वो एक था, वो प्रकृति का तांडव था, मनुष्य को हमको अपने औकात दिखाने के लिए कि हमको जितना छेड़ोगे। वो तो ट्रेलर था, कहानी तो अब शुरू हो चुकी है। जितना अधिक साइक्लोन और जो आ रहे हैं, आपका केदारनाथ त्रासदी, जो इतनी बारिश हुई इस साल, इतनी बारिश हो रही है, कितने लोग दार्जिलिंग वगैरह का, नॉर्थ ईस्ट यूपी वगैरह में, आप देखिए उत्तराखंड वगैरह में क्या स्थिति हो गई, कितने लोग मर गए। तो नेचर अब रूप दिखा रहा है, वो तो ट्रेलर था जो उस वक्त दिखाया कि आगे होशियार रहो, अभी और आएगा। अब जो आज जो स्थिति है उसी का वो एक जो है एब्स्ट्रैक्ट था उस वक्त। अब सोचिए कहानी जो है अब शुरू होती है, नेचर क्यों दिखाना शुरू कर रहा है। आप फिर भी हम लोग नहीं समझ रहे, वो नेचर एक सिल्वर लाइन खींच के रखता है हम लोग से, आप उसको पार कीजिएगा आपको खत्म करेंगे। भारत में जो प्रमुख शहर है जैसे चेन्नई, मुंबई हो गया, गुजरात हो गया, से क्या वो साइक्लोन की वजह से अभी भी खतरे में है? देखिए बिल्कुल खतरे में रहता है, क्योंकि अक्सर आप देखिएगा जैसे बॉम्बे फ्लड्स आया लगभग वही 2000-2001 के करीबन जो आया, कितने लोग मर गए। बॉम्बे फ्लड्स फिल्म बन गई उस पे। तो एक बॉम्बे फ्लड्स आया था, उसी तरह पूना के पास है मालिन गांव था। सुबह जब बस जाती है वहां के लोगों को उठाने के लिए, मालिन गांव गायब था। पूरा पहाड़ का बारिश से भू धसान हो गया था, पूरा गांव का गांव साफ हो गया था मालिन गांव में, पुणे के पास। तो पूरा एरिया है आपका। कलकत्ता में भी पिछले बार देखिए कितना बाढ़ आया, पूरा कलकत्ता डूबा हुआ था। तो ये जोन चेन्नई वगैरह सब ये क्षेत्र है। आप केवल कोस्टल एरिया को मत लीजिए, अब आप भीतर एरिया में भी आइए। अब आप धीरे धीरे वो बढ़ रहा है कि पहले कोस्टल एरिया था, बात खत्म हो गई कि भाई समुद्र किनारे हैं तो आएगा ही, पहले वो उसी में आएगा, लेकिन अब धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। तो अब आपका केवल हम कोस्टल एरियाज को नहीं ले सकते हैं। बीच में इतनी जबरदस्त बारिश हुई थी केदारनाथ में, उत्तराखंड, कितने लोग मर गए। वो जो प्रलय बाढ़ आया, भागे कितने लोगों को ले गया। इसलिए अब ये कहना मुश्किल है। दार्जिलिंग में हुआ इस बार, सिक्किम वगैरह में भी हुआ। एक बार लद्दाख में बादल फटा, जो कि बड़ा आश्चर्य लगा था लेह लद्दाख में, जिसमें वो 3 इडियट्स वाली फिल्म की जो स्कूल था वो भी डैमेज हुआ था। तो अब कैसे कह सकते हैं केवल हमारा कोस्टल एरियाज है? नेचर तो अपने हिसाब से काम कर रही है, वो हमारे हिसाब से नहीं जा रही है। तो ये आपका अब ये कहना बहुत बेकार होगा कि केवल कोस्टल एरियाज, ये अब कहीं भी हो सकता है। इस तरह का जो आता है लो डिप्रेशन, चाहे आपदा, अब हर जगह खाली उसका इंटेंसिटी का फर्क पड़ेगा, कहीं ज्यादा होगा कहीं कम होगा, लेकिन होगा जरूर। 1964 का ये चक्रवात इतना भयानक क्यों था? क्या कोई प्राकृतिक संकेत था? बिल्कुल। देखिए क्या होता है, प्राकृतिक संकेत इसलिए हम लोग बोलते हैं कि नेचर अपने हिसाब से काम करती है। और हम लोग जिस तरीके से, जब से हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ धरती पे, पृथ्वी पे बहुत सारी चीज चेंजेस होने लगे। तो पहले बहुत कम आता था, इतना नहीं आता था। अब क्या हो रहा है कि वो जो इंडिकेशन दिखाया 64 वाला, हम लोग को समझ जाना चाहिए था। हम लोग नहीं समझे इस चीज को कि भाई धरती आगे चल के क्या करेगी। उस वक्त ग्लोबल वार्मिंग न हम लोग जानते थे, न पढ़ते थे, क्या हो रहा है नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं जानते थे। लेकिन आपदा, महाविनाश, ये सब वर्ड जो इधर आया है, ये उसका देन है। ये वर्ड पहले से था, लेकिन हम लोग उसको सीरियसली नहीं लेते थे। आया भूकंप, आया उसी समय, हमको याद है 80s में आया था उड़ीसा में जबरदस्त, जिसमें कई हजार लोग मरे थे, इसी तरह का तूफान। तो ये स्थिति बन रही थी। तो अब सवाल उठता है कि जब हम उस स्थिति की बात करते हैं, जिससे आपने कहा, बिल्कुल प्रकृति तो हमेशा एक सिग्नल देती है, एक मिस कॉल देती है, हम लोग नहीं समझ पाते हैं। अब पृथ्वी पर ये आपदा आज की नहीं है, जब से पृथ्वी बनी है ये कमोबेश आती रही है। लेकिन इधर जो है मनुष्य के इंटरफेरेंस से अब ये ज्यादा होने लगा है। इसलिए मनुष्य को अब समझने की जरूरत है कि भाई प्रकृति के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। प्रकृति के बायलॉज जो है ना, जो प्रकृति ने बायलॉज बनाया, पृथ्वी ने जो बायलॉज बनाया है, नियम कानून बनाए हैं, हमको उसको फॉलो करना होगा। क्योंकि पृथ्वी से आप नहीं लड़ सकते हैं, पृथ्वी आपका विनाश करेगी। और जो हम लोग सब कोई कहते हैं आज के समय में, पृथ्वी बचाओ, मैं कहता हूं अपने आप को बचा लो।
पृथ्वी तो महाविनाश करेगी और हम छठे महाविनाश में प्रवेश कर चुके हैं। तो सर क्या ये कहना सही है, ये जो त्रासदी थी इसमें मानवीय लापरवाही तो थी, तो सर इसे बचा कैसे जा सके? देखिए, बचने का अब तो बहुत सारे आ गए हैं कि वार्निंग सिस्टम आ गया है, सैटेलाइट हमारे पास आ गया है, हम लोग वार्न करते हैं, बताते हैं कि यार आज सभी हाल में जो आया बंगाल की खाड़ी से हमारा साइक्लोन जबरदस्त आया, आंध्रा से टकराया, उसके बाद आपका उड़ीसा से टकराया। तो वार्निंग देने से क्या हो रहा है कि अब जो है, जो पहले मृत्यु की संख्या बहुत ज्यादा होती थी अब कम हो रही है, लोग समझ रहे हैं। लेकिन आपदा तो है, आपका एग्रीकल्चर बर्बाद कर रहा है, तब भी लोग मरते हैं, पहले ज्यादा मरते थे अब कम मर रहे हैं। तो उसमें बचने का एक ही उपाय है कि अभी जो है, जो हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, वो आपको वार्न करते रहती है, आपको उसी हिसाब से काम करना है। कई बार वार्निंग आएगा कि तूफान आ रहा है, समुद्र में मछुआरे ना जाएं, आप मत जाइए, आप बच सकते हैं। पहले इस तरह कोई वार्निंग नहीं होता था, अब हो रहा है, तो इससे आप बच सकते हैं। प्राकृतिक आपदा से बचने का एक ही उपाय है कि आप अपने को बचाते रहिए। वो कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आप छाता लगा कर बैठ गए तो आप बच जाइएगा, वो तो आएगी, आपदा तो आएगी, आपको अपने को अब बचाना है। अब बचाने में क्या उपाय है? कुछ नहीं है, आप घरों में रहिए, कहीं रहिए। ये ऐसी आपदा है कि कहना बड़ा मुश्किल है कि जब आएगी तो आप कुछ ये उपाय कर लीजिएगा तो आप बच जाइएगा। ऐसा कोई साइंस, ऐसा कोई विज्ञान नहीं आया। सिर्फ आप अलर्ट रहिए, वार्निंग आता है, गवर्नमेंट से भी आता है, आजकल तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी वार्निंग आने लगा है कि भाई अब मत जाइए बाहर। जैसे उस वक्त क्या होता है, जैसे बिजली गिरने से लोग मरते हैं, वार्निंग आ जाता है कि भाई बिजली गिरना है तो क्या करना है, लेकिन तब भी इतने लोग मरते हैं, कई संख्या में लोग मरते हैं। साल भर में 1000-2000 लोग मर जाते हैं। किसी भी राज्य में, झारखंड की अगर हम बात करें तो 2-3 हजार तो डाटा आराम से चला जाता है कि लोग मर जाते हैं बिजली गिरने से। तो आपदा तो आएगी, आपको यह है कि अब इससे आपको झेलने को तैयार रहना होगा। और आप आश्चर्य होगा जानकर कि बहुत सारी पहले फिल्मों में आप देखे होंगे कि तूफान का जिक्र होता है, तूफान आ रहा है, गांव वाले भाग रहे हैं। कहाँ जाते थे भाग के? आप देखे होंगे फिल्म में, मंदिर में, चाहे मस्जिद में, चाहे गिरजाघर में छुपते थे। अगर वैज्ञानिक तौर पर देखा जाए तो मंदिर का कंस्ट्रक्शन, चाहे चर्च का जो कंस्ट्रक्शन वगैरह होता है, जो हवा का वेग टकराता है, वो हवा का वेग टकराने के बाद घूम के फैल जाता है, क्योंकि इस तरह का रहता है गोलाई उसका, मंदिर का गुंबद वगैरह। इसलिए जैसे केदारनाथ में हुआ, कितने घर भागे, मंदिर बचे थे। हाँ, याद रखिए। तो वो वेग आया, तो वो हमारे पूर्वज बेवकूफ नहीं थे जो इस तरह का कंस्ट्रक्शन उन्होंने किया था। तो आप उस वक्त भी लोग जाके छिपते थे। एक बड़ा फिलॉसफी है, अगर आप अड़िएगा तो गिरिएगा। अब मंदिर इस तरह का बना होता है कि आप आया, वेग टकराया और फैल गया। तो सच क्या ये कहना सही है कि जो मंदिर गवर्नमेंट बनवा रही है, तो क्या ये आपदा से बचने के लिए मंदिर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है? नहीं, आपदा तो डिफरेंट है, ये तो आस्था की बात है, लोगों की आस्था रहती है भाई मंदिर में, वो डिफरेंट इशू है। क्योंकि साइंस अपनी जगह है, रिलीजन अपनी जगह, दोनों को नहीं मिलाना है, वो रिलीजन हो गया। लेकिन उसमें जो कंस्ट्रक्शंस बनते हैं वो इसी हिसाब से हमारे पूर्वजों ने बनाया, उसी को हम लोग आज भी फॉलो करते हैं वास्तु के हिसाब से। और उसका कारण भी है कि वो जब कभी तूफान वेग आता है तो मंदिर को डैमेज ज्यादा नहीं होता, क्योंकि वो जो वेलोसिटी ऑफ विंड होता है ना, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसलिए आप देखिए कभी कभी जो लोग पोस्टर बैनर्स टांगते हैं रोड के ऊपर में, उसमें गोल गोल छेद रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि हवा पार कर जाए, फटेगा नहीं। तो वो उसी तरह का आपका उस वक्त भी था कि भाई हम ऐसा बना दें कम से कम कि वो, अब पहले जमाने में फिल्मों में आप देख लीजिए, लोग भाग रहे हैं, छिपे हुए हैं बाहर, अंदर तूफान है, लोग मंदिर के अंदर सिक्योर्ड है। तो कहीं ना कहीं कुछ था। तो आपदा तो आएगी, आप इसको, जब से पृथ्वी बनी आपदा आई, पृथ्वी महाविनाश करती है। और एक आपको थ्योरी बता दें, जो धरती को रूल करता है, जो धरती पर प्रकृति के नियम को नहीं मानता है पृथ्वी उसको हटाती है फिर नए प्रजाति को लाने के लिए। ये आज से नहीं हो रहा है, पृथ्वी 5 महाविनाश कर चुकी है, हम छठे महाविनाश में प्रवेश कर चुके हैं। और जैसे आपने कहा, आपदा से बचने का बस एक ही उपाय है कि तूफान तो आएगा। अब जैसे भूकंप तो आएगा, अब क्या लोग भूकंप विरोधी जो है घर बना रहे हैं कि भूकंप से बचा, जापान वगैरह सब जगह। भूकंप तो आप नहीं रोक सकते ना उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो आएगा, भूकंप तो आना ही है, आपदा भी आएगी, प्रलय भी आएगा, वो भी आ रहा है। अब आपको, हम लोग तो बहुत निरीह प्राणी हैं, हम लोग बेवजह बाहुबली बनते हैं। नेचर के सामने हम लोग सब कमजोर हैं। और नेचर जब उसका जो नेचर का सिग्नल, जब इंडिकेशंस आएगा, आपको तैयार रहना पड़ेगा। सर, झारखंड जंगलों के लिए बहुत फेमस है। मैं भी बहुत सारी जगह घूमी हूँ, जैसे दलमा हिल गई हूँ, फर्स्ट टाइम ही गई थी, बहुत अच्छा लगा था। मेरा सवाल सर ये है कि क्या डेवलपमेंट ज़रूरी है? देखिए,
डेवलपमेंट अगर होगा तो विनाश होगा ही। तो आजकल एक नया वर्ड आया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसे आप पेड़ काट रहे हो रोड चौड़ीकरण में, ठीक है, पेड़ काट रहे हो, कहीं आप पेड़ लगाओ, उसको बैलेंस करो। तो उससे क्या होगा कि अगर आप पेड़ लगाते हो कहीं भी तो पेड़ को बचाओ। हम लोग क्या करते हैं, जब वृक्षारोपण का दिन आता है, बारिश होती है, हम लोग पेड़ लगाते हैं, सेल्फी लेते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, चाहे किसी सोशल वेबसाइट्स पे डाल के खुश हो गए, और पेड़ का क्या हुआ नहीं पता। वो भी एक हत्या है। तो आप जब पेड़ लगा रहे हो तो उसका प्रोटेक्शन करो, पेड़ लगाओ। और डेवलपमेंट होगा, देखिए डेवलपमेंट भी आज के समय जो हम लोग का लाइफ स्टाइल हो गया ना, डेवलपमेंट भी जरूरी है, लेकिन डेवलपमेंट ऐसा हो कि भाई हमारे नेचर बचा रहे। जिसके लिए हम लोग स्टडी भी करवाते हैं बच्चों से, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, कि अगर कोई इंडस्ट्री चाहे कोई टाउनशिप बसेगा तो वहां के इन्वायरमेंट पर क्या असर पड़ेगा, उसको सीरियसली लेना होगा। तो आज यहाँ का ट्राइबल्स को देखिए, उनको तो कहेंगे हमको डेवलपमेंट नहीं चाहिए, हम जंगल में खुश हैं। बहुत हमसे बातचीत होती है, हम खुश हैं, हमको जो चाहिए हमको जंगल दे रहा है। कोविड आया, जंगल में कहां फैला कोविड, गांव में कहां फैला, सब शहर में फैला। तो अब सवाल उठता है कि आपको डिसाइड करना है, आज नहीं तो कल आप देखिएगा लोग वापस लौटेगा। आज लौटना शुरू कर दिया है, लोग कर रहे, गांव देहात में फार्म हाउस खरीद रहे हैं, रिसोर्ट बना रहे हैं, ठीक है। लोग अब शिफ्ट होना चाह रहे हैं, मैरिज डेस्टिनी मैरिज में गांव और फार्म हाउस सेलेक्ट कर रहे हैं। क्यों? लौट रहे हैं वापस। अब तो बहुत जगह आप देखिएगा ये सब सिस्टम जो है ना, गाड़ी मोटर्स ये सब जो भी आ रहा है, बहुत बड़े शहरों में अब धीरे धीरे हटेगा ही, क्योंकि लोकल कम्युनिकेशन अब तेजी से आ रहा है। तो आप लोग भी, बहुत लोग, हम लोग सब कोई गाड़ी मोटर को अब अवॉइड करेंगे, बहुत ज्यादा कार्बन इमिशन करता है। तो अब हमारे लिए जरूरी ये है देखने का कि आपको जरूरत क्या चीज है। ये पहली बात। आप बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, वेस्टर्न कंट्रीज में चले जाइए, वहां पर ग्रीनरी पर बहुत ज्यादा जोर है। ये ग्रीनरी को साथ रखना है अपने साथ। आज के समय में टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, बहुत सारे यंत्र का आविष्कार हो रहा है। बिल्कुल। अगर चक्रवात आता है तो क्या इससे बचा जा सकता है? देखिए बिल्कुल बचा जा सकता है, क्योंकि अब हमको भविष्यवाणी हो जाती है कि चक्रवात आ रहा है, इंटेंसिटी बन रहा है, उसका आई कहां बना हुआ है, लो डिप्रेशन किस जगह पर है, किधर वो जाएगा, वो डिप्रेशन कब वो हमला करेगा धरती पर जो लैंड है, कब वो अटैक करेगा, चाहे कभी वो इंटरफेयर करेगा, ये सब समय अब बताया हुआ रहता है, सब चीज एक्यूरेसी में आ गया है। तो लोग अब तैयार रह सकते हैं, इसलिए कैजुअलिटीज बहुत कम होती है। लोग अब उन्हीं की कैजुअलिटीज होती है जो कि उस वहां भी ओवर स्मार्ट बनते हैं, चाहे चीजों को गंभीरता से नहीं ले पाते हैं, तभी वो मरते हैं। लेकिन जहां तक हमारा सवाल है कि जो इतना फैसिलिटीज अब आ गया वर्ल्ड में, कि अब उस तरह की कैजुअलिटी जो आज से 50 साल 60 साल पहले होती थी अब नहीं होती है। इसलिए कहने को कोई आशा है कि आप बिल्कुल बच सकते हैं, बशर्ते कि जो उसके नियम को आपको फॉलो करना है। आप भाई देखिए, आप जो झोपड़ी में रह रहा है, तूफान आएगा तो झोपड़ी तोड़ेगी, उसके अंदर जो लोग हैं वो तो मरेंगे ही। तो अब क्या होता है कि लोग को कई स्कूल में, किसी आपके खुले माहौल, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में उनको बसाया जाता है कुछ समय के लिए कि आप वहीं रहिए, तो बहुत लोग बसते हैं। तो अब बचने का यही एक उपाय है। और प्लस क्या कि भारत में तो डिक्लेयर्ड है कहाँ कहाँ हमारा प्रॉन एरिया है साइक्लोन का, चाहे वो बे ऑफ बंगाल का कोस्टल एरिया हो, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उसी तरह आपका अरेबियन सी में आता है, महाराष्ट्र है, पुणे है, उधर आपका केरला वगैरह है। तो ये हमारा तो डिक्लेयर्ड जगह है। तो अब तो उसी हिसाब से मकान बनना चाहिए, अब तो उसी हिसाब से हमारी तैयारी होनी चाहिए कि डिजास्टर बोल के नहीं आता, अचानक फॉर्मेशन शुरू होता है। लेकिन जब ये चक्रवात है, इसको टाइम मिलता है, इसलिए हम हमारे पास समय रहता है कि वो लो डिप्रेशन फॉर्म कर रहा है, उसका आई कहाँ बन रहा है, भयावहता उसकी दिखती है। अब तो सैटेलाइट हमारे पास, सैटेलाइट हमारा फोटो ले लेता है, वो किधर मूव कर रहा है धरती का, लास्ट मोमेंट में भी चेंज करता है। ये आप भविष्यवाणी कर रहे हैं कि आंध्रा से टकराएगा, पता चला वो शिफ्ट हो गया बांग्लादेश की तरफ। तो ये सब सैटेलाइट बताता है। तो बचने का तो उपाय है, आप बच सकते हैं। लेकिन आप जैसे गाड़ी चला रहे हैं तेजी से, वहां भी बचने का उपाय रहता है, गाड़ी स्लो कर दो, किनारे चलाओ, आराम से चलाओ, नहीं होगा एक्सीडेंट। अब आप उतना बड़ा प्रलय आपदा आ रही होता है तेजी के साथ, आप जो खासकर जो कोस्टल एरियाज में जो लोग रहते हैं उनके लिए स्पेशल रहता है वार्निंग भी कि आप समुद्र में न जाएं। मछुआरों को कहा रहता है कि आप समुद्र में न जाएं, लोगों को किनारे से हटा लिया जाता है कि वो जब वेग से टकराएगा तो सबसे ज्यादा हार्म किनारे को होता है, और जैसे ही वो धरती से टकराता है लैंड से, उसका वेग धीरे धीरे कम हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है।
जो वहां पर था वो अब नहीं रहता, थोड़ा वीकनेस आ जाती है, इसलिए थोड़ा कुछ घंटों के बाद वो स्लो हो जाता है, वो शांत हो जाता है। सर आपने ये तो बता दिया कि बच्चा कैसे जा सकता है, ये चीजें कर सकते हैं। मेरा एक सवाल है और मुझे लगता है बेसिक सबका ये सवाल रहता है और लोग जानते भी हैं कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो सकता है, फिर भी हमारे ऑडियंस को ये जानना चाहिए। सवाल ये है कि सर आपदा आता क्यों है, और आपने जो बोला कि डिजास्टर मैनेजमेंट वाली बातें बोली, जैसे कि मैं रांची का बात करती हूँ, ठीक है, रांची में इस साल बहुत बारिश हुआ, पहले इतनी बारिश नहीं हुई। सर ऐसा क्यों हुआ कि इस बार रांची में इतनी बारिश हुई और अभी भी बारिश हो ही रही है? थोड़ा गैप देता है फिर बारिश हो जाती है। देखिए, एक तो सबसे बड़ा फैक्टर हो रहा है, पूरे विश्व में चल रहा है ग्लोबल वार्मिंग, तो धरती अत्यधिक गर्म हो रही है, ये तो सारे थ्योरीज में आ रहे हैं। और रांची में भी आपको एक चीज बता दें कि रांची में पहले भी बहुत बारिश होती थी, बीच में रुक गई। ग्रीष्म की राजधानी हम लोग जब बचपन में देखते थे, जब बारिश होती थी तो लगातार होती थी, 2 दिन 3 दिन। अब तो बारिश होती नहीं जैसे पहले होती थी। अगर हम लोग से, चाहे हमसे बुजुर्ग लोगों से बात कीजिएगा तो वो बताएंगे बारिश कैसे होती थी यहाँ। ये कई लोग बह जाते थे नदियों में, कांटा टोली के आगे एक नदी थी, रातों रात बह गए, एक पूरा परिवार झोपड़ी लेके चला गया। उसी तरह पतरातू में एक मैनेजर जीएम थे, वो जा रहे थे अपने बेटा के साथ, नदी बहा ले गई अचानक, जो नलकारी नदी वहां पर है। तो ये त्रासदी होता था रांची में, उफान लगता था। अब वो नहीं दिखता है, अब कम हो गया पहले की तुलना में। नदी उफान पे है, डैम उफान पे है, अब लोग अलर्ट हो गए, लोग बताया जाता है। पहले तो होता था, रांची में भी हुआ है। अब क्या, तो बीच में गैप आ गया, बहुत समय नहीं, वो भी ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट, बारिश नहीं हो रही है, हम लोग परेशान, कहाँ गई बारिश। अब क्या हो रहा है कि अब बारिश हुआ, इस बार आप बोल रहे हैं बारिश हो रहा है, तो लीजिए। तो बारिश अभी भी, जैसे अभी बात हो रही है कि अब बहुत अखबारों में पढ़ रहे होंगे कि ठंड बहुत पड़ेगी, 15 नवंबर के बाद ठंड आ रही है, डेट दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग बचपन में जो ठंड देखे हैं रांची में ना, वो ठंड अब दिखती नहीं है। दशहरा में हाफ स्वेटर पहन के घूमते थे और छठ में हाई नेक का स्वेटर, बचपन में, वो ठंड अब कहाँ है? सर इतनी चेंजेस क्यों? नेचुरली देखिए, चेंजेस क्या हो रहा है कि हम लोग बहुत चीज जो क्लाइमेट का जो गवर्न करता है उसको हम लोग ब्रेक कर दिए। जंगल हटा रहे हैं, नदी सुखा रहे हैं, तालाब सुखा रहे हैं। जितना जंगल का परसेंटेज, अगर रांची झारखंड की अगर हम बात करें, रांची डिस्ट्रिक्ट की आज़ादी के समय में 52% यहाँ जंगल था, अब घट के 17 से 22% में आ गया है। तो जंगल तो आपका कम होते जा रहा है। नंगा पहाड़ सब है, पहाड़ों को आप हटा रहे हैं, जो पानी देता था, सब जो हमारा साइकिल है ना, वो हम ब्रेक करते जा रहे हैं, हम ही लोग कर रहे हैं ब्रेक। तो अब उसके बाद उम्मीद करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। वी आर डूइंग इट और डेलिबरेटली वी आर डूइंग इट, ये नहीं जानते हुए भी कि सबको पता है क्या होगा अगर हम ये करेंगे। कोविड में कितने लोग मर गए, कारण ऑक्सीजन, ठीक है। मैं खुद कोविड का था, 27 दिन आईसीयू में था, मेरे अगल बगल लोग जा रहे थे, हमने पूछता था अपने अटेंडेंट से जो भी था वहां पर कि भाई कहाँ गया बगल वाला, तो बोला सर वो डिस्चार्ज हो गए। डिस्चार्ज कहाँ से हुए, पृथ्वी से हुए कि हॉस्पिटल से हुए, नहीं बता रहे थे। ये वो क्या, सारा कारण ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का इतना महंगा सिलेंडर मिल रहा था, और जो पेड़ हमको ऑक्सीजन देता है वो सैचुरेटेड ऑक्सीजन हम लोग लगाते हैं सिलेंडर वाला, वो भी कहाँ से आता है, नेचर से आता है। आप जंगल ही हटा दीजिएगा, तो अब दिखा दिया। और जो लॉकडाउन लगा था 1 महीना, रांची फिर अपने पुराने मौसम में आ गया था, जो आज से 30-40 साल पहले था। गर्मी पड़ ही नहीं रही थी, जो लोग इनहेलर यूज करते थे वो इनहेलर नहीं यूज कर रहे हैं, एयर फ्रेश हो गया, सारी चिड़िया दिख रही है, क्योंकि मनुष्य घर के अंदर था। हाँ सर। तो नेचर आपको सोल्यूशन दे रहा है कि आदमी अब हरिद्वार में सुने, वहां बिहार में सुने कि हिमालय पूरा दिख रहा है, हरिद्वार में देखे कि हाथी और ये सब शहर में आ गए हैं, क्योंकि सबको आश्चर्य था कि भाई आदमी गया कहाँ। तरह तरह के, रांची में हमने देखा, कई वीडियो हमने बनाया, तितलियां उड़ते हुए, तरह तरह के चिड़ियों को हमने देखा पहली बार, बचपन से लेकर अभी तक वो चिड़िया दिख रही थी। सब खुश थे, क्यों खुश थे, क्योंकि हम घर के अंदर थे। तो नेचर आपको सोल्यूशन दे चुका था, आप वही कीजिए। 1 महीना का लॉकडाउन सारा सिस्टम बदल दिया, केवल नेचर का ही नहीं बदला, आदमी के काम करने की क्षमता को भी बदल दिया। आजकल ऑनलाइन ऑफलाइन जो सुन रहे हैं ना कि घरों से काम कीजिए, वर्क फ्रॉम होम है, ये देन कोविड का ही है। तो केवल नेचर को ही नहीं बदला है कोविड, हमारे सोच को भी बदला है। और उस वक्त लोग बाहर निकले जो हॉस्पिटल, नहीं अब पेड़ बचाना है, ये करना है, वो करना है, 1 साल बीता नहीं कि फिर पेड़ कट रहा है। तो नेचर विनाश करेगी, वो हम ही को यूज करेगी, क्योंकि नेचर को तो हमको हटाना है।
लास्ट जो महाविनाश हुआ था जिसमें सारे डायनासोर गए हुए, अब हमारी बारी है, क्योंकि अब हम बाहुबली बने हुए हैं। हम दूसरे जीव जंतु को खाने को नहीं दे रहे हैं, उनका हक भी छीन रहे हैं, उनका निवास छीन रहे हैं, घर छीन रहे हैं, तो नेचर तो हमको हटाएगी। कोविड में कौन जानवर मरा? चाहे वहां जो सुनामी आया था अंडमान निकोबार में, चाहे में कोई जानवर नहीं मरा था। वहां के जारवा ग्रुप जो ट्राइबल्स थे वो भी नहीं मरे थे, उनको सब पता था, वो ऊंचाई स्थान पर चले गए थे। तो नेचर प्रोटेक्ट करती है किसको? जो नेचर के नियमों को पालन करता है। नेचर उसको प्रोटेक्ट करती है जो कमजोर होता है, जो नेचर के अधीन है, नेचर की बातों को मानता है, नेचर उसको बचाएगी। तो सही कहा, नेचर हमसे नहीं है, हम नेचर से हैं। बस हम नेचर के ही पार्ट, नेचर से हम गवर्न होते हैं। आप नहीं सुनिएगा क्लास में क्या होता, टीचर की बात नहीं सुनते तो टीचर पिटती थी ना। अब क्या हो गया कि अब नया नियम आ गया कि टीचर को नहीं पिटना है, तो क्या हो रहा है? ठीक है, सबका अपना अपना समय होता है, तो नेचर भी पिटाई करती है जब आप उसकी बात नहीं सुनिएगा। नदी को बांधिएगा, नदी पे इंक्रोचमेंट कीजिएगा। जो रांची शहर में इतना वाटर लॉगिंग हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि आप उस बहाव पर आप मकान बना दिए, नाली बंद कर दिए, नदी तो आएगी। आप एक चीज बता देते हैं, नदी की मेमोरी बहुत तेज होती है पानी की, वो जिस रास्ता से जाती है उसको हमेशा याद रहेगा, वो उसी रास्ता पे आएगी। अब वहां देखेगी कि वहां मकान बना हुआ है, तो उसके पास ये जीपीएस नहीं है कि वो डाइवर्सन लेके निकल जाएगी, वहीं जमा हो जाएगी, फिर अपना रास्ता बनाएगी। ये नदी का एक फिलॉसफी है। हम लोग कहते हैं ना, और जिस नदी में 200 साल पहले बाढ़ आया होगा, उस नदी में फिर बाढ़ आएगा। लोग मान लेता है कि 200 साल से बाढ़ नहीं आया है, कंस्ट्रक्शन कर लो, आ जाएगा। हाँ सर, ये मैंने भी देखा है। मेरा होम टाउन जहाँ पे है, उस नदी में बगल में गंगा जी हैं, और वो गंगा जी की वजह से तो शहर बचा रहता है उस चुनार फोर्ट की वजह से। लेकिन गंगा जी का जो पार्ट है उधर बाढ़ तो आता ही है, बीच का पार्ट थोड़ा सेव रहता है। उसके बाद एक नदी है, हर साल बाढ़ आता है। मैं सोचती हूँ कि अच्छे से बन भी गया है, फिर भी क्यों बाढ़ आता है सर? बाढ़ तो आएगी, वो तो आना है उसका, क्योंकि जब बारिश होगी तो नदी तो ऐसा जगह है जो हमारे जो सरप्लस वाटर है तो उसको बहा के ले जाती है। नदी ना बहाएगी, नदी नहीं रहेगी तो क्या होगा? इतना बढ़िया प्रकृति बना के दिया है सिस्टम। बारिश होगी, पानी जितना जमीन के नीचे जाना है जाएगा, जो सरप्लस पानी जो बचेगा वो नदियों से होते हुए वापस समुद्र में। नेचर बहुत बड़ा वाटर ऑडिट करता है, ये हम सब लोगों को कहना चाहेंगे। वाटर ऑडिट करता, हम लोग ऑडिट कराते हैं ना, पैसा पहले पेरेंट्स क्या होते थे, आपको 150 रुपया देते थे, 10 रुपया तो उसका हिसाब रखते थे। नेचर भी हिसाब रखता है कि आपको इतना पानी दिया, आपने पानी का किया क्या। नेचर तो आपको पूरा पानी दे रहा है। हम पानी को ऑडिट नहीं करते हैं, नेचर करता है ऑडिट। आप नेचर को आप नहीं ध्यान दीजिएगा, हम नेचर को डेड मान लेते हैं। वो नहीं सुनता समझता है, वो सब सुनता समझता है, वो सब देख रहा है। नेचर वो ऑडिट करता है। हम लोग बार बार कहते हैं ना वाटर ऑडिट, ये ऑडिट, सब बेकार बात है। नेचर जो ऑडिट करता है वो देखता है, वो आपको पानी दिया, इतना पानी आपको जरूरत है, बाकी पानी नदी के माध्यम से वापस समुद्र में, फिर वो आएगा जल चक्र बन के, इवापोरेशन, वाष्पीकरण होके, फिर वो पानी आपको आएगा। गर्मी में उतना ही पानी नहीं मिल रहा, हम लोग कहते हैं कि वो इसलिए कि पूरी मिट्टी सूख जाती है। जैसे घर में पानी भरने के पहले हम लोग बर्तन धोते हैं ना, सुखाते तब ना पानी भरते हैं, तो पृथ्वी भी तो वही कर रही है। तो सब सुखाएगी तब ना, जब बारिश देगी तो आपको फ्रेश वाटर मिलेगा पीने के लिए। तो अब सवाल क्या उठता है, हम उस चीज को नहीं समझ रहे हैं, फिर नेचर की फिलॉसफी को नहीं समझ रहे हैं। बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, पहले क्या होता था कि बारिश होती तो हम लोग खेलते थे, हाँ ठीक है, बचपन में। अब क्या होती है, बारिश होता नहीं, खिड़की बंद करो, दरवाजा बंद करो, बाहर मत जाओ। तो आपके घर कोई अतिथि आया है और आप उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर रहे हैं, आप अपने बच्चों को कह रहे हैं कि मत खेलो, जाके बीमार पड़ जाओगे, अब फिर उम्मीद कर रहे हैं बारिश टाइम पर आएगी। अगर ऐसे आप सोचो कि कोई आप किसी घर जो आपके मुंह पर दरवाजा कोई बंद कर दे, तो दोबारा उस घर में जाओगे? नहीं सर। तो नेचर को भी हमको मानना, सोचना पड़ेगा कि नेचर भी सोचता समझता है, वो उसके साथ भी सेंटिमेंट्स है, वो भी चीजों को समझता है। अगर आप, हमारे पूर्वज तो पूजा करते थे, इंद्र भगवान की हो चाहे किसी भी हो, बारिश के लिए पूजा होती थी, पहाड़ों की पूजा होती थी, पेड़ों की पूजा क्यों करते थे? सर आज भी झारखंड के जो भी ट्राइबल है वो प्रकृति का ही पूजा करते हैं। हम लोग भी करते हैं, छठ देख लीजिए आप, हाँ। पूरा है, बट सावित्री का हो गया पूजा, जितना आप देखिएगा सब नेचर से रिलेटेड है। तो क्यों करते हैं? क्योंकि मालूम है कि नेचर स्वस्थ रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। नेचर अस्वस्थ हुआ
तो हम गए। हाँ, अस्वस्थ की बात ही नहीं है, वो लोग चले जाएंगे। क्या तब के समय में कोस्टल मैनेजमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट की कोई ऐसी व्यवस्था थी, कोई प्रिपेयर्डनेस थी, बचा जा सकता था? देखिए, अगर प्रिपेयर्डनेस होता, इस तरह की कोई तैयारी होती तो इतनी आपदा आती, इतना लोग मरते, शहर बर्बाद होता, इतना बड़ा वो ये था आपका समुद्री व्यापार का बहुत बड़ा जगह था, वो खत्म नहीं होता। तो वो आपदा वो जो प्रिपेयर्डनेस था वो उस वक्त इतना नहीं था जो आज है, बहुत कम था। वो आने के बाद लोग तैयारी करते हैं। अब सुनामी आया दिसंबर में, ठीक है, पूरा आपका जबरदस्त सुनामी आया, हमारे तमिलनाडु, चेन्नई, आपका अंडमान निकोबार, कितने लोग मारे गए। आया तो था सुनामी, हमारे पास सब कुछ था, लेकिन तब भी इतने लोग मारे गए, कई लाख लोग मरे पूरे उस क्षेत्र में, इंडियन ओशन और इस सब में। तो अब सवाल उठता है कि जब इतने लोग मरे तो प्रिपेयर्डनेस कहाँ रह गया? नेचर बहुत शक्तिशाली है, वो आप कितना भी प्रिपेयर कर लो, वो जब अपने पर आएगी तो हमको तबाह करेगी। तो वो सुनामी जो हमारा आया 2004 के करीबन आया था, वो कितना खत्म कर दिया। उसी तरीके का ये जो आपका 64 में जो आया, ये बीच बीच इंटरवल में आता है। ऐसा लगता है कि पृथ्वी कुछ बैलेंस करना चाह रही है, कुछ इंडिकेशंस देना चाह रही है, क्योंकि हर वक्त जब आता है तो बहुत लोग मारे जाते हैं। अगर आप सही में कैलकुलेशन करके देखिए, अभी जैसे लगातार भूकंप आ रहा है, बहुत सारे देशों में भूकंप आ रहा है, माइल्ड ट्रेमर्स आ रहे हैं, भारत में भी सुनने में आ रहा है कि 3.4, 4.5 रिक्टर स्केल पर भूकंप आ रहा है। हम लोग कितने तैयार हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, संदेश देना चाहूंगा पर्यावरण को लेकर। कोविड में अभी आपने देख लिया, बहुत लोग मरे ऑक्सीजन की कमी से। प्रकृति बार बार हमको वार्न नहीं करेगी। पृथ्वी को हम लोग कहते हैं बार बार, पृथ्वी बचाओ, मैं बार बार कहता हूं अपने आप को बचाओ। पृथ्वी 4.5 बिलियन ईयर से यही है, वो 5 महाविनाश कर चुकी है और हम 6ठे महाविनाश में प्रवेश कर चुके हैं। सबसे बड़ा महाविनाश हुआ था पर्मियन काल, जो हम लोग का जियोलॉजिकल टाइम स्केल में है, जब हमारा कोयला बन रहा था। उस वक्त 98% जीव गायब हो गए, ज्यादातर समुद्रीय जीव थे, उसके बाद धरती के जीव थे। उसके बाद हमारा एंड होता है क्रिटेशियस जुरेसिक के, जब डायनासोर रूल करते थे, पृथ्वी ने विनाश किया, सारे डायनासोर गायब हो गए। अब हमारी बारी है, चॉइस आपका है कि भाई आप, क्योंकि यही एक पृथ्वी है और कहीं पृथ्वी आपके अगल बगल नहीं कि हाँ आप जहां माइग्रेट कर जाइए। तो अगर आपको इस पृथ्वी में रहना है तो पृथ्वी के नियमों को फॉलो करना होगा, जो उसका बायलॉज है उसको फॉलो कीजिए। पृथ्वी को, प्रकृति को बचाइए, और सबसे बड़ी चीज जंगलों को बचाइए, पहाड़ों को बचाइए, नदियों को बचाइए, क्योंकि ये रहेगा तभी हम रहेंगे, प्रकृति स्वस्थ रहेगी तभी हम स्वस्थ रहेंगे। चॉइस इज योर्स। धन्यवाद सर, आपने इतनी गहराई से धनुषकोडी की कहानी बताया। आपने एक शहर की डूबने की कहानी को इतिहास ही नहीं, चेतावनी भी बताया। प्रकृति हमारी दुश्मन नहीं है, जब तक हम उसे दुश्मन ना बना ले। दोस्तों, हम आपसे बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर आप प्रकृति से प्यार करेंगे तो प्रकृति भी आपसे उतना ही प्यार करेगी। आज रांची में जब बारिश होती है, रांची में जब ठंडी हवा चलती है और जब पेड़ों की पत्तियां सरसराती हैं, तो लगता है वो कहती है कि मैं तुम्हारा घर हूं, बस मुझे संभाल लो। क्या आप भी उतने जिम्मेदार हैं जितनी प्रकृति उदार है? तो इसे एक बार जरूर सोचिएगा, और अगर आपको हमारा आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो शेयर करें और एक बार जरूर सोचें।